चलो कला के बारे में बात करना शुरू करते हैं। क्या आपको कला पसंद है? बचपन में खुद को व्यक्त करने का एक तरीका और सिर्फ सामान्य रूप से माध्यम से अपनी भावनाओं को दिखाना जो मैं चुनता हूँ। वास्तव में मुझे संगीत की तुलना में कला अधिक पसंद है, अलग अलग तरीकों से। मुझे पेंटिंग करना पसंद है और मुझे देखना अच्छा लगता है कि लोग कैसे अपने आप को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हाँ, मुझे कला बहुत पसंद है। क्या आपको है कि स्कूल में कला की कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं? वास्तव में मुझे लगता है कि कला बहुत ही व्यक्तिपरक होती है। कला और इस तरह की चीज़ों के बारे में बुनियादी सिद्धांत सिखाना मुझे लगता है हाँ, ये कभी कभी ज़रूरी होता है ताकि लोग मान लीजिए रंग सिद्धांत जैसे बुनियादी अवधारणाओं को समझ सकें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष अवधारणा का पालन करना या यह कैसे चित्रित किया जाए, ये कैसे चित्रित किया जाए, ये आवश्यक है। मुझे लगता है कि आपकी रचनात्मक सोच किसी भी दिशा में जा सकती है जिस दिशा में आप इसे ले जाना चाहते हैं। आज आप तारीफ सेंटर तो संगीत उद्योग के लिहाज से मेरी पसंदीदा कलाकार मैं कहूँगा रिहाना है। मुझे उनका संगीत बहुत पसंद है। ये मुझे पसंद है। जैसे हर बार जब मैं इसे अपनी गाड़ी में लगाता हूँ, मेरी कार में जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, मुझे उसके संगीत को सुनना बहुत पसंद है क्योंकि यह सचमुच मेरे मूड को बदल देता है और मुझे सुनना बहुत पसंद है। मुझे अपने दोस्तों के साथ उस अनुभव को साझा करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरी पसंदीदा कलाकारों की सूची में सबसे ऊपर है। अब चलो जानवरों के बारे में बात करते हैं। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? मेरे पास वास्तव में 2 पालतू जानवर हैं। वे दोनों बिल्लियाँ हैं। मुझे जानवर पसंद हैं, लेकिन विशेष रूप से बिल्लियाँ। मुझे उनके बारे में सब कुछ पसंद है, इसलिए मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। एक का नाम नूनी है, दूसरी का नाम टूटी है। और नूनी मेरी कुत्ते की तरह है। नूनी मुझे व्यक्तित्व में दर्शाती है। जैसे हम दोनों के व्यवहार एक जैसे हैं, आदतें। सो अवैक शॉर्ट आलसी युत्सो विवेक अंतर्मुखी भी है, मैं कहूँगा इंट्रोवर्टेड मैं कहूँगा। मुझे बिल्लियाँ वास्तव में बहुत पसंद हैं। मुझे उनका फुलफुलापन और कभी कभी उनके दोस्ताना स्वभाव से प्यार है। मैं उनकी संगति का भी आनंद लेता हूँ, बस वहाँ रहने से। मेरे पास पहले बत्तखें थीं, 2 बत्तखें, और दुर्भाग्यवश मुझे उन्हें शेल्टर में देना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैं उनकी सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। अपने घर में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था। इसलिए भविष्य में मैं वास्तव में उस याद को फिर से जीना चाहता हूँ जब मैं अपनी बत्तखों की देखभाल करता था। तो उम्मीद है कि निकट भविष्य में शायद जब मैं अपने खुद के घर में पूरी तरह से बस जाऊं तो मैं 2 और बत्तखें रखना चाहूँगा। ज़रूर बिल्लियाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ कुत्तों के बारे में एक तरह की वर्जना है या ये विचार है कि वे साफ नहीं हैं, आप जानते हैं। तो बिल्ली सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक, उनका व्यवहार, उनके बारे में सब कुछ। अब चलिए पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। आप कितनी बार किताबें पढ़ते हैं? मध्य विद्यालय में मुझे किताबों का बेहद शौक था। ये लगभग मेरी पहचान बन गई थी। मुझे वास्तव में बहुत आनंद आता था। जैसे किताबें पढ़ने में मेरा एकांत समय बिताना, और एक समय पर मेरे परिवार ने मुझसे ये कहा कि घर से बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहा बाहर जाओ, तुम कर क्या रहे हो? और अगर मैं निकल भी जाता तो भी मैं हर जगह अपनी किताब ले जाता। हाल ही में मैं लगातार पढ़ने की आदत से थोड़ा दूर हो गया हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं इसे बनाए नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि हर 2 महीने में एक बार मैं किताबें पढ़ता हूँ। आप किसी मित्र को कौन सी किताब पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं ऑल द ब्राइट प्लेसेस की सिफारिश करूँगा। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है। मुझे लगता है कि वह किताब वास्तव में ये दिखाती है कि एक किशोर किससे गुजरता है। जैसे मैंने कहा, मैंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा कि वह किताब मुझसे वास्तव में बात करती है।
मैं उससे खुद को जुड़ा महसूस करता हूँ और मैं इसे एक दोस्त को सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे आमतौर पर लगता है कि यह सामान्य रूप से किशोर या युवा लोगों से संबंधित होता है। क्या आप ई बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या पेपर बुक्स? मैं आमतौर पर भौतिक या हार्ड कॉपी पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे किताब को हाथ में रखने का एहसास अच्छा लगता है, खासकर क्योंकि मैं रोज़मर्रा की कई चीज़ों के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करता हूँ। मैं कभी कभी अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहता हूँ, इसलिए हार्ड कॉपी मेरे लिए काफ़ी मददगार होगी। मुझे लगता है कि ये मेरी दिनचर्या में एक अलग माहौल लेकर आता है। अब चलिए फोटोग्राफी की बात करते हैं। आमतौर पर आप किसकी फोटो खींचते हैं? जब भी मैं बाहर जाती हूँ या घर से बाहर कदम रखती हूँ, मुझे तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। तस्वीरें चाहे वो मेरे दोस्तों की हों, मेरे परिवार के सदस्यों की हों या बिल्ली, मुझे सच में चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना पसंद है। तो जैसे कि बस टेबल पर पड़ी किताब या रोशनी या फिर दूर से दिखता कोई पक्षी। मुझे तस्वीरें लेना अच्छा लगता है ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मेरी नज़रों से मैं क्या देखता हूं या मैं दुनिया को कैसे देखता हूं। मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है, जहां वे अपनी पोलरॉइड तस्वीरें या उसकी कोई हार्ड कॉपी प्रिंट कराते हैं। उन तस्वीरों को जो उन्होंने पहले खींची थी फ्रेम करवाया, और असल में मुझे लगता है कि मैंने अपने दोस्तों को ऐसा करते देखा है, तो क्यों नहीं, शायद जब मैं खुद का घर बना लूं तब करूंगा। क्या आप पोस्ट कार्ड भेजना पसंद करते हैं या तस्वीरें खींचकर उन्हें लोगों को भेजना पसंद करते हैं? हाँ, मैंने पहले कभी पोस्ट कार्ड्स का काम नहीं किया है। मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन मुझे इसे करने या शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी छुट्टियों में ये करता हूँ, लेकिन आमतौर पर बस फ़ोटो खींचता हूँ और व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। मान लीजिए मेरे फैमिली ग्रुप में मैं उन्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए भेजता हूँ कि मैं अपनी छुट्टियों में क्या कर रहा हूँ, तो हाँ, बस फ़ोटो। मैं उस लेखक के बारे में बात करना चाहूँगी जिससे मैं भविष्य में मिलना चाहूँगी। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह लेखिका जेन ऑस्टेन हैं। वह प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका हैं, जो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उनसे मिलने की इच्छा इसलिए रखता हूँ क्योंकि कैसे उसके समय में, जो 1700 या 1800 के आसपास है, मुझे हमेशा विक्टोरियन युग या वे अतीत में कैसे थे में रुचि रही है। जिस तरह से वे कपड़े पहनते थे, जिस तरह से वे बात करते थे, खासकर इसलिए कि लोग पहले अलग तरह से बोलते थे, जैसे भाषा या शब्द जो वे इस्तेमाल करते थे वे बहुत अलग होते थे। अभी मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और कभी कभी मुझे गूगल करना पड़ता है कि वह क्या कह रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा। ये बहुत दिलचस्प है जिस तरह से वह लिखती हैं या जो भाषा वह इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि उनका वर्णन, कहानी का सेटिंग, मुझे ये बहुत पसंद है। उस समय में उनके जीवन शैली के बारे में जानना चाहूँगी, खासकर क्योंकि मैं उस काल में जीने के विचार को लेकर बहुत रुचि लेती हूँ या उत्सुक हूँ। वह युग जब वह जीवित थी, वह मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। मैं उनसे इसलिए मिलना चाहूँगा क्योंकि मैं यह जानने में बहुत रुचि रखता हूँ कि वह कैसे बातचीत करती थी या वह किस तरह की भाषा का उपयोग करती थी। ठीक है, बहुत अच्छा। 2 मिनट खत्म हो चुके हैं। तो हमने एक लेखक के बारे में बात की है जिससे आप मिलना चाहेंगे, और हम सेक्शन 3 में पढ़ने के बारे में बात करना जारी रखेंगे। आपके देश में बच्चों के बीच किस तरह की किताबें सबसे लोकप्रिय हैं? इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको एक मुफ्त कोर्स देना चाहता हूं जिसने हजारों छात्रों को उनके IELTS बोलने के स्कोर को सुधारने में सहायता की है। यह आपको परीक्षा के हर हिस्से के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के लिए रणनीतियां प्रदान करेगा, और साथ ही आपको घर पर मुफ्त में अभ्यास करने और बेहतर बनने की अनुमति देगा। प्रतिपुष्टि मुफ्त में साइन अप करने के लिए आपको बस विवरण में दी गए लिंक पर क्लिक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं।
ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पता नहीं है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा था तब मुझे डॉ सूस पसंद थे। अब भी कभी कभी अगर मैं डॉ सूस को ऑनलाइन देखता हूँ तो मैं उसे थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे उनका तरीका अच्छा लगता है। ये तुकबंदी करता है। सच कहूँ तो ऐसे पढ़ने में बस मजा आया। आपको क्यों लगता है कि कुछ बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते? तो मैं इस बात में दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे सुदृढ़ करते हैं। तो जब बात आती है, जैसा कि मैंने देखा है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें आईपैड देते हैं या बस उन्हें टीवी देखने देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को अधिक किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करें या उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे साथ में पढ़ाई शुरू करना घर पर करने के लिए एक मज़ेदार अभ्यास हो सकता है, होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आमतौर पर माता पिता सबसे बड़े प्रोत्साहक होते हैं। अब चलिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि तेज पढ़ाई एक उपयोगी कौशल है? मुझे लगता है कि यह एक उपयोगी कौशल है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ। जैसे कभी कभी मुझे कोई पैराग्राफ फिर से पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रहा था। तो मुझे लगता है कि उन उच्च मांग वाली नौकरियों के संदर्भ में, जैसे कि उच्च मांग वाले काम जहाँ बहुत सारी चीज़ें समय पर पूरी करनी होती हैं, तो स्पीड रीडिंग एक उपयोगी कौशल हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उपन्यास पढ़ना गैर काल्पनिक पुस्तकों से अधिक दिलचस्प या अधिक आनंददायक होता है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि पढ़ना सामान्यतः आपको सब कुछ से थोड़ी राहत दिला सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग कल्पना साहित्य को सच्चाई पर आधारित पुस्तकों से अधिक क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी दैनिक जीवन में आप बहुत सारे, आपके आसपास की ऊर्जा काफ़ी थकाऊ हो सकती है। इसलिए जब आपका अकेले पढ़ने का समय आता है तो आपको अनुभव करने का मौका मिलता है, या कहें अपनी कल्पना में रचनात्मक बनने का। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसी वजह से फिक्शन किताबें ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हाल ही में कई पुस्तकालयों को ऑनलाइन बुक स्टोर से प्रतिस्पर्धा के कारण बंद करना पड़ा है। क्या आपको लगता है कि यह अच्छी बात है या बुरी बात? मुझे लगता है कि यह एक बुरी बात है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है जब मैं शारीरिक रूप से स्टोर में जाकर किताबें देखता हूँ और बस पढ़ता हूँ, या क्योंकि मुझे लगता है कि किताब खरीदना एक अनुभव होना चाहिए, न कि एक उबाऊ काम. Dessar online hadagus anat खुशियर एक्सटेंट. तो हाँ, मुझे लगता है कि ये एक बुरी बात है कि फिजिकल स्टोर बंद हो रहे हैं और ऑनलाइन स्टोर हावी हो रहे हैं. आइए मैं आपको आपके प्रदर्शन पर कुछ प्रतिक्रिया देता हूँ. तो आप बैंड 9 की उम्मीद कर रहे हैं और मैं 4 मार्किंग मापदंडों के बारे में बताऊंगा. तो उच्चारण, प्रवाह और संगति, व्याकरण और शब्दावली. तो चलिए आपके उच्चारण से शुरू करते हैं. वीडियो में इस दूर तक पहुंचने के लिए धन्यवाद. मैं आपको हमारे VIP कोर्स पर 10% की छूट देना चाहता हूं. IELTS VIP कोर्स दुनिया का सबसे सफल IELTS कोर्स है. ये एक तथ्य है क्योंकि हमारे पास किसी भी अन्य IELTS कोर्स की तुलना में बैंड 7, 8 और 9 की अधिक सफलता की कहानियां हैं. हम ऐसा करके पूरे IELTS प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन IELTS शिक्षकों के साथ समर्थन देते हैं और हर कदम पर आपके साथ रहते हैं जब तक कि आप आवश्यक स्कोर प्राप्त नहीं कर लेते. आपको केवल विवरण में नीचे देखना है, उस पर क्लिक करना है और आप साइन अप कर सकते हैं. अगर आपको VIP कोर्स के बारे में कोई सवाल है तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें. हम 100% सवालों का जवाब देते हैं जो हमें मिलते हैं. उम्मीद है कि आप एक VIP बन गए हैं. अगर नहीं तो इस मुफ्त वीडियो का बाकी हिस्सा आनंद लें. परीक्षक 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे. एक होगी स्पष्टता, क्या वह सब कुछ समझ सकता या सकती है जो आप कह रहे हैं, और मैं आपके कहे का 100% समझ सकता हूँ. हर शब्द, हर अक्षर बहुत ही स्पष्ट है. परीक्षक वास्तव में उच्चारण या ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, लहजे या ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं. वे सोच रहे हैं कि क्या मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपको 100% समझ सकता हूँ. तो ये उत्कृष्ट है. परीक्षक उच्च स्तरीय उच्चारण विशेषताओं के बारे में भी सोचेगा, जैसे कि आरोह अवरोह. आरोह अवरोह तब होता है जब हमारी आवाज़ ऊपर जाती है और हमारी आवाज़ नीचे जाती है, हम इसका इस्तेमाल अर्थ व्यक्त करने के लिए करते हैं और आप ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से करते हैं. आप जुड़े हुए भाषण और वाक्य तनाव और शब्द तनाव का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं.
अच्छी शुरुआत थी उच्चारण के साथ। चलिए अब चलें प्रवाह और तालमेल की ओर। तालमेल का मतलब है कि क्या आपने प्रश्न का उत्तर दिया और क्या आपने अपने उत्तरों को पर्याप्त रूप से विकसित किया, क्या आपने पर्याप्त जानकारी दी और वास्तव में विषय में गहराई तक उतरे। पहले भाग में आपने वास्तव में हर एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, आपने इसे पर्याप्त रूप से विकसित किया। भाग 2 में आप जेन ऑस्टेन के बारे में बात कर रहे थे, इसके लिए आप ठीक रहेंगे। यह एक लेखक के बारे में था जिससे आप मिलना चाहेंगे। काल्पनिक रूप से हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ परीक्षण के दिन बहुत सावधान रहें, सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में उस विषय पर बहुत ध्यान केंद्रित करें। मुझे नहीं लगता कि कोई परीक्षक कहेगा कि आप जेन ऑस्टिन से नहीं मिल सकते, इसलिए आपको अंक कम देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह उन सवालों में से एक है। आप किससे मिलना चाहेंगे, जीवित या मृत, इसलिए आप ठीक रहेंगे, लेकिन परीक्षा के दिन सावधान रहें। भाग 3, आपने हर सवाल का जवाब दिया, हालांकि आप दूसरी तरफ भी दिखा सकते थे। किसी भी अन्य कारणों की भी संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्या बच्चों का ध्यान अन्य चीजों की ओर भी आकर्षित होता है? इसके पक्ष क्या है? क्या यह इसलिए है कि आप बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं? शायद वे अन्य चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। आपने यह उल्लेख किया। मैं अत्यधिक आलोचनात्मक हो रहा हूं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको उच्चतम अंक मिले, लेकिन साथ ही कुछ अन्य सवालों पर भी सोचें। क्या आप तर्क के दूसरे पक्ष को दिखा सकते थे? हो सकता है कि आपने ऐसा किया होता। जिस तरीके से आपने इसका जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक होगा, पर परीक्षा के दिन, परीक्षा के अंत में छात्र अक्सर थक जाते हैं, तनावग्रस्त वे बस इसे खत्म करना चाहते हैं, और टेस्ट के दिन आप शायद बस एक उत्तर, एक विचार चुन सकते हैं, इसे काफ़ी जल्दी से जवाब दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब देने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ, जो मुझसे असहमत है वह क्या सोचेगा। अगर संभव हो तो विषय को थोड़ा और अधिक गहराई से देखें। ऐसा हर उत्तर के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक सोचने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी प्रवाह प्रभावित हो सकती है। आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, और फिर वो आपकी फ्लुएंट बोलने की क्षमता को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन समग्र रूप से आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। भाग 3 में आप देख सकते थे जब आप सोच रहे थे। आमतौर पर जब लोग थोड़ा रुकते हैं और हिचकते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक सोच रहे होते हैं, लेकिन आप केवल सोचने के बारे में ही विचार कर रहे थे, अगले विचार के बारे में। आप शब्दावली या व्याकरण के बारे में नहीं सोच रहे थे, या मैं कौन सा काल इस्तेमाल कर रहा हूँ, या कौन सा बेहतर विशेषण है। अगर आप ऐसा बहुत करते तो आपका स्कोर कम हो जाता, लेकिन परीक्षक ये पहचानता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप भाषा की तलाश में नहीं हैं, आप अंग्रेजी की तलाश में नहीं हैं, आप बस अगले विचार के बारे में सोच रहे हैं। और आपने किया, आप ऐसे थे जैसे, मुझे पता है आप जानते हैं कभी कभी, लेकिन ये काफ़ी स्वाभाविक है। जिस तरह से आपने किया वह बहुत स्वाभाविक था। अगर आप और मैं सामान्य बातचीत कर रहे होते तो आप मुझे कभी कभी ऐसा करते हुए सुनते। तो परीक्षक पूर्णता की तलाश में नहीं है, वे देख रहे हैं कि आप जानते हैं। अगर आप किसी अंग्रेजी भाषी देश में विश्वविद्यालय गए या आपने न्यूयॉर्क या सिडनी में काम करना शुरू किया, तो क्या आप लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे और स्वाभाविक लगेंगे, और आप ऐसा कर पाएंगे। आपका व्याकरण उत्कृष्ट है और आपके पास व्याकरण की एक बड़ी श्रृंखला है। आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं और आप ये बहुत सही ढंग से करते हैं। आपने कुछ छोटे छोटे एरर्स किए, जैसे प्रीपोजिशन में, और मुझे लगता है कि आपने इन हॉलीडे कहा जबकि ऑन हॉलीडे होना चाहिए था, उदाहरण के लिए। लेकिन नेटिव अंग्रेजी बोलने वाले यह सब समय करते हैं। आप इन छोटे छोटे एरर्स कर सकते हैं और फिर भी उच्च स्कोर पा सकते हैं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। मूल अंग्रेजी बोलने वाले, मेरे जैसे जो एक अंग्रेजी शिक्षक हैं, मैं भी कभी कभी बोलते समय छोटी व्याकरणिक गलतियां कर देता हूं जब मैं इस तरह के बहुत उच्च स्तर के शब्दावली का उपयोग करता हूं। तो ये दर्शाता है कि आप जानते हैं, हमने आपसे विभिन्न विषयों के बारे में पूछा और आपके पास इन विषयों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त शब्दावली थी, और आपकी सभी शब्दावली बहुत सटीक थी, और आप विषय विशिष्ट शब्दावली, मुहावरेदार शब्दावली का अच्छा उपयोग कर रहे थे। ये एक देशी अंग्रेजी बोलने वाले से बात करने जैसा है, इसीलिए आपको बैंड 9 मिलेगा। शाबाश। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने वास्तविक परीक्षा दी तो आप सबसे उच्च स्कोर प्राप्त करेंगे। शाबाश।